मंच पर नया सीएम, नया अध्यक्ष और नए पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत। ये तस्वीरें है छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मुख्यालय की। हाल ही में भाजपा को बम्पर जीत मिली। जीत के बाद विष्णुदेव साय ने 2 डेप्यूटी सीएम यानी विजय शर्मा और अरुण साव के साथ शपथ ली। अब 9 मंत्रियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार तैयार। सरकार के गठन के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में किरण सिंह देव के तौर पर नए अध्यक्ष भी मिल गए। सत्ता और संगठन में टीम जैसे ही तैयार हुई तो आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय सत्ता संगठन के दिग्गजों की पहली ही बैठक में 1 महीने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब भाजपा का फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे जिला अध्यक्षों की, हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की, हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की उम्मीद कांग्रेस ने कभी नहीं की थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में निराश हुई कांग्रेस अब खुद को संभालकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। देश भर के सभी कांग्रेसी दिग्गज नागपुर में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर भी मंथन किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों को जीतने का दावा भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में महारैली है। इस महारैली के आयोजन में छत्तीसगढ़ से 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो परिवर्तन का आगाज आज नागपुर अधिवेशन में महारैली में किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और बढ़ती असमानता को लेकर कांग्रेस आज बदलाव का बिगुल नागपुर के इस महारैली में फूकेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह तलाश रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत से लबरेज हुई भाजपा लोकसभा में कितनी सीटें जीत पाती है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से बढ़कर कितनी सीट अपने खाते में दर्ज कर पाती है। कैमरामैन मनीष शरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नए रण की तैयारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भारी बहुमत से भाजपा ने जीत हासिल की। अति उत्साह में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत का फायदा अब लोकसभा में उठाने की तैयारी है। यही कारण है सत्ता और संगठन पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस भी अपनी हार की समीक्षा लगातार कर रही है। पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी इस बार, क्योंकि बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है। हालांकि किस तरह की रणनीति है दोनों ही दल की वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है भाजपा का प्लान? विधानसभा चुनाव की कामयाबी लोकसभा में दोहरा पाएगी भाजपा? विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस फूंक पाएगी कार्यकर्ताओं में जान? छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों पर होंगे लोकसभा के चुनाव? चलिए, तो इन्हीं 4 सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह तैयारी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिसका अंदाजा नहीं था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो हार छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मिली। अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी? किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेंगे? क्या मुद्दे होने वाले हैं? कि जो लोकसभा, विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं,
उसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं समझा कि किस तरह वोटों के ध्रुवीकरण, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप, ईडी आईटी का दुरुपयोग, मतलब राजनीति में तो कई बार ऑन स्क्रीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई ये तो साम दाम दंड भेद राजनीति में जायज है, इसलिए हमने अपनाया। तो देखिए, ये हम मानते हैं कि राजनीति में जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उससे कांग्रेस ने समझौता नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि जनता ने हमें पूरी तरह नकार दिया। हम 35 सीटों पर जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह 12 सीटों पर हम सीमित नहीं हुए हैं। तो देखिए, 35 सीटों पे हमें जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है और कांग्रेस पूरी तैयारी से लोकसभा लड़ेगी और इस बात को भी पूरी तरह से जनता के बीच ले जाएगी कि किस तरह से इन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। चाहे मुख्यमंत्री को लेकर बात हो, इन्होंने हर क्षेत्र में कहा कि किसी को बड़ा आदमी बनाएंगे, किसी को जो जनता चाह रही है वो बनाएंगे। इस तरह से भी इन्होंने जनता को गुमराह किया। चाहे सांप्रदायिकता हो, वोटों के ध्रुवीकरण के कई प्रकार के खेल हुए। तो जनता के बीच इन सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे। और कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है, देखिए कि अभी भारत न्याय यात्रा राहुल जी फिर लेकर आ रहे हैं, जो सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और कहना चाहिए कि एक सद्भावना, भाईचारा, इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो सिर्फ वोट की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस देश में विकसित भारत वातावरण संकल्प यात्रा सुखद भारतीय करने का जनता प्रयास पार्टी करती पे है। निकाल रही है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की न्याय यात्रा इसको काउंटर कर पाएगी? देखिए, राहुल जी ने जो न्याय यात्रा की, सिर्फ वो राजनीतिक यात्रा नहीं है। उसके पहले उन्होंने जो यात्रा की थी उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दलों के लोग उसमें शामिल हुए, बहुत सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए, बहुत सारे बुद्धिजीवी और लेखक भी शामिल हुए, कहना चाहिए अभिनेता भी शामिल हुए, बहुत सारी ऐसी हस्तियां उसमें शामिल हुई। तो देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं होती है। देश आज जिन विषमताओं से गुजर रहा है, आजादी के बाद पहली बार 45 साल में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पूरे देश को प्रयोगशाला बना दिया गया है, सामाजिक भेदभाव की स्थिति है, धार्मिक भेदभाव की स्थिति है। इन सारे विषयों को लेकर भारत न्याय यात्रा निकल रही है। तो इसका सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है या पॉलिटिकल गेन करने के लिए, फायदा के लिए कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कांग्रेस इस तरह के कदम उठाती है। और मेरा मानना यह, देखिए कि जनता ने 10 सालों में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने वादा खिलाफी की, जिस तरह से जनता को गुमराह किया, चाहे वो 15 लाख खाते में हो, महंगाई कम करने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, तो जनता कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रही है। और मैं विशेष बात आपको कहना चाहूंगा इस्ता जी, कि आपने देखा होगा 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इंडिया साइनिंग का नारा चल रहा था, उस समय राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम सभी स्टेट हारे थे। उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव हुए और मनमोहन सरकार आई, यूपीए सरकार बनी। तो देखिए, अभी लोकसभा का परिदृश्य अलग है और जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही है, विधानसभा की भी सहानुभूति है कि कहीं ना कहीं जनता को ये समझ में आया है कि कुछ चीजें ऐसी हो गई जो विपरीत है और लोकतंत्र के लिए घातक है। तो मैं समझता हूं हमारे कि साथ लोकसभा का बीजेपी से जो केएस चौहान परिणाम जी आएगा भी जुड़ बहुत गए हैं। बहुत स्वागत है चौहान जी आपका ND24 में। जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर, नया रण है, किस तरह की तैयारी होगी? सरकार बन गई, सीएम का फेस भी दे दिया, मंत्रिमंडल की जमावट भी हर वर्ग, क्षेत्रीय, जाति समीकरणों को साधते हुए हो गई। अब आगे क्या प्लान रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा केंद्रीय नेतृत्व केंद्र की योजनाओं पर, ज्यादातर अगर देखें तो मैक्सिमम चीजें केंद्र की योजनाओं पर आधारित थी आपकी कैंपेनिंग में विधानसभा चुनाव की। अब लोकसभा चुनाव के लिए क्या प्लान, क्या रणनीति होगी? देखिए रुचिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा हाथ जो होता है, या ये बोला जाए कि जो चुनाव जिताता है या चुनाव हराता है, वो जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। वो उन मूल्यों पे हराती है या उन मूल्यों पे जिताती है। उनका काम देख के कोई पार्टी विशेष से किसी को उतना ज्यादा लगाव नहीं रहता, लेकिन वो जब काम देखती है उस पार्टी का, जब वो 15 साल और 5 साल का उन्होंने एनालिसिस किया, जब उन्होंने 9.5 साल हमारे केंद्र में देखे और पहले पिछले 65 सालों का उन्होंने अनुभव लिया था, तो उससे ये सब स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 9.5 साल में और पिछले 15 साल और 5 साल की जो 15 साल रमन सरकार और 5 साल विशेष सरकार में जो एनालिसिस किया, उसका परिणाम ये है कि आज 35 सीटों में निपट गई कांग्रेस। और 2003, 2008, 2013 और 2018 ये 4 चुनाव हुए। उसके बाद 2023 में सबसे कम सीटें अभी आई। इतनी कम सीटें
कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं मिली थी। और इतना ज्यादा परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज का जो डिफरेंस था हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, वो भी इतना ज्यादा नहीं था। आज लगभग 4% का फर्क है और लगभग 14% जो पिछले चुनाव से लेकर जो अभी चुनाव हुए उसमें लगभग 14% हमारे को वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा दिया। वो क्यों दिया? वो एक दिन में नहीं दिया। 2018 में जब एक बार दिख गया उनको और उसके बाद रीति नीति और इनकी असलियत जब समझ में आने लगी भूपेश सरकार, तभी तो कोई भी चुनाव हुआ, भले ही हमारे परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए परिणाम, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज लगातार हमारे मध्यावधि चुनाव में भी और नगरीय निकाय चुनाव में भी बढ़ा। लगभग 5% हमारा उसी समय वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और 5% लगभग एवरेज आप मानेंगे तो कांग्रेस का गिरा था। दूसरी बात, आज ये वाले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें धज्जियां उड़ा के रख दी भूपेश बघेल की जनता में, धज्जियां, उनको असलियत दिखा दी कि जनता क्या होती है। और जनता के साथ वादा करना और वादा खिलाफी करना और अपनी विफलताओं को किसी दूसरे के ऊपर मर देना और अपनी विफलताओं को छुपाना किसी कोई नौटंकी करके और दूसरी चीजें करके, तो ये नहीं चलता। और लेकिन अनिल जी कह रहे हैं कि हमारी वो स्थिति नहीं हुई जिस तरह 2018 में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। और एक और आरोप वो लगा रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता को भड़काने की कोशिश करती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या जनता, मैं अपनी बात वहीं से चालू किया हूँ कि जनता क्या किसी की तरफ नहीं होती, न कांग्रेस की तरफ है, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, न और किसी दल की तरफ है। वो सही की तरफ है। जो यहाँ पर हमारे प्रदेश को, जिले को और देश को जो सही तरीके से चला सकती है, सही विकल्प क्या है, तो वो जनता उसी के पास जाती है। और जनता ने ये विधानसभा को देख के 2014 में वोट नहीं देने वाली है रुचिता जी। 2024 को देख के उन्होंने अभी वोट दिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि 2024 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आने वाली है फिर से, क्योंकि उसके जितना काम किसी ने नहीं किया। और हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। और इसीलिए वो लेके आई और इनसे निजात चाहती थी, इनके झूठे वादों से, इनके विफलताओं से, इनके भ्रष्टाचार से। क्या आपको समझ में नहीं आता? जनता क्या समझती नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं? आप कितनी भी समस्या है, आप कितनी भी सफाइयां देते रहे, लेकिन जनता सब समझती है कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप विफल रहे। आपकी अंदरूनी लड़ाई के कारण जनता के लिए से रूबरू नहीं हो पाए, हर जिले में पहुंच नहीं पाए। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, कौशल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते। कौशल जी, कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही राजनीतिक दलों की अब आगे की रणनीति, आगे के प्लान? लोकसभा चुनाव के लिए एक चुनावी रण खत्म हुआ, दूसरे की तैयारी दोनों ही राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। कितना मजबूती से कौन सा राजनीतिक दल आपको समझ में आ रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत में सत्ता में आई है। और निश्चित तौर पर जो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कारण इसलिए भी है कि वो सरकार में है, बहुत सारे वादे करके आए हैं। तो जिन वादों के दम पर, जिन घोषणा पत्र के दम पर वो सरकार में आई है, उसको अभी पूरा करना उनकी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप तुरंत चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद अब तुरंत लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। मुश्किल से 4 महीने का समय है। इस दौरान जनता ये देखेगी कि उनसे जो किए गए वादे थे, आप देखेंगे कई योजनाएं ऐसी जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम वाली जो योजनाएं हैं, भले दूसरी योजनाओं में शुरू करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे आवास के लिए आपने घोषणा कर दी, निश्चित तौर पर अच्छी बात, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में थी और उन घोषणा पत्र को जो लागू करने का जो सिलसिला निश्चित तौर पर शुरू भी हो चुका है। लेकिन जब वोट के मांगने जाएंगे अब लोकसभा चुनाव के दौरान, यदि उनमें से एक भी ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम पर यदि आपने काम शुरू नहीं किया होगा तो निश्चित तौर पर जनता आपसे जवाब मांगेगी और वह यह भी पूछेगी कि आपने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उन वादों का क्या हुआ। क्योंकि आप देखेंगे अभी कांग्रेस विपक्ष में बैठ गए है, विपक्ष के पास वो बताने के लिए काफी है कि हमने जो कहा था वो किया है।
लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए इसलिए भी है क्योंकि 12,000 महिलाओं को देने की बात है, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है। उसके अलावा आप देखेंगे 2100 रुपए में धान खरीदने की बात है। इसका आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कहा जरूर गया कि आप जारी करें, लेकिन पैसा उनको रिलीज नहीं हो रहा किसानों को। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए छत्तीसगढ़ में महिलाएं और किसान सबसे बड़ा वोट बैंक होते हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है या भाजपा की सरकार आई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है महिलाओं को माना जा रहा है। यदि महिलाओं को आपने 12,000 रुपए देना शुरू नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जो 9 सांसदों के साथ अभी एक तरफा बहुमत में छत्तीसगढ़ में है, मुझे ऐसा लगता है कहीं की नेट टू नेट मुकाबला की स्थिति में ना हो जाए, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती है और जब विपक्ष में होते हैं तो आपको आरोप लगाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। ठीक है, केएफ जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जिस तरह कौशल जी का कहना कि चुनौती है कि जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, वादे बड़े हैं, समय कम है। देखिए चुनौतियां कहाँ नहीं रहती है, लेकिन हमने जो वादे किए हैं वो हवा में नहीं किए हैं रुचिता जी। अगर हमने 18 लाख आवास का वादा किया है तो उसको निभा के दिखाया है हमने। पूरा इसके लिए प्रक्रियाएं चालू कर दी है 2.5 लाख रुपए देने के लिए। और हमने अगर ये वादा किया है तो 2 करोड़ आवास हमने पूरे हिंदुस्तान में बना के दिखाया है। इस वजह से हमने वादा किया है। अगर हमने ये किसानों पे कर्जा माफी का वादा किया था तो वो हमने पूर्ण किया है। अगर हमने महतारी वंदन योजना का वादा किया था तो 3,716 करोड़ रुपया हमने उसमें एग्री कर दिया है और चालू कर दी है उसकी योजना। और हमने अगर दूसरी जल नल योजना का वादा किया है तो हमने जल नल योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में हमने वहां पर कर दिया है। अगर हमने वादा किया है अंत्योदय तक पहुंचने का तो हमने 5 किलो आगामी 5 साल तक बीपीएल कार्ड धारियों को जो छत्तीसगढ़ में हमारे 67,92,153 लोग हैं उनको 5 किलो राशन देने का वादा किया है, जो कि राशन ब्रिटिश सरकार खा गई थी। अब 5 किलो हम लोग पूरा मुफ्त चावल देंगे, राशन देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अंत्योदय की सरकार है, जिसको देख के जो बुरा अनुभव, जो बुरा सपना, जो सपने के जैसे ही भूल जाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता और उसको हटा देना चाहती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें 2003 से कभी नहीं मिली थी जो कि बम्पर अभी मिली है। आप रायपुर में आपके पास अनिल जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिल जी, 11 लोकसभा सीटें जीतने की दावा तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन मनोबल कैसे कार्यकर्ताओं का बढ़ा पाएगी, कैसे कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी? जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठकों में जब हार की समीक्षा हुई सामने आई, उसके बाद उसी ऊर्जा के साथ आगे चुनाव की रणनीति बनाना और काम करना, क्या होगी रणनीति? देखिए अस्ता जी, अभी जो बातें आई इसमें ये था कि अभी विधानसभा में इनको क्लियर मेजोरिटी मिली है 54 सीटों की। हम तो 68 सीटों पर थे। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम 2 ही सीटों पे आ पाए। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि विधानसभा के चुनाव अलग हैं और लोकसभा के अलग हैं। दूसरी बात, जो अभी कह रहे थे केएस चौहान साहब धज्जियां उखेड़ दी, ऐसा कर दिया। अरे साहब, 35 सीटों पे हम जीते हैं। 10-11 सीटें अगर उधर की इधर हो जाती तो हम सरकार में होते। 15 सीटें नहीं जीते हैं। जब आपको सीधे सत्ता से 15 सीटों पर और उसके बाद लगातार इनके विधायकों की दुखद निधन के बाद भी सहानुभूति ना देते हुए कांग्रेस पर विश्वास जताना जनता का और इनको 13 सीटों पे ले आना, वो धज्जियां बिखेरना होता है लोकतंत्र में। हमारी हार सम्मानजनक हार है और उसमें भी इतने ज्यादा भ्रम, इतना ज्यादा छद्म रूप अपनाया गया। ईडी को प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया गया, ध्रुवीकरण किया गया, नारायणपुर से लेकर अंबिकापुर हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन किया गया। तो आप मैदानी इलाकों में देखिए हिंदू वर्सेस मुसलमान का खेल खेला गया। तो इस तरह के छद्म चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी सफलता पे इतराए ना। देखिए, ये लोकतंत्र है। जनता को जब समझ में आता है कि हाँ साहब, इनका अहंकार बहुत चरम पर चला गया। दूसरी बात देखिए इस्ता जी, अभी जितने स्टेट में इनकी गवर्नमेंट आई है, 2-3 स्टेट में, आप देखिए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। कोई प्रदेश, मंडल, जिला की सारी इकाइयां गौण है।
सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो चला रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी, और बचे कुचे में अमित शाह ठीक जी, है। और सलाहकार एक ही रहते हैं, अदानी जी। कैसे खनिज संपदा को हड़पना है, आप हसदेव का हसर देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में वनों की नहीं कटाई ठीक है, चरम पर है। वो सब तो ये जो ठीक बड़ी है, बड़ी लेकिन बात मेरा कर तो रहे हैं सवाल है अंत्योदय को अनिल जी लेकर, आपसे कि आप कांग्रेस देखिए के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आगे के चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी, कैसे संगठन को मजबूत कर पाएगी कांग्रेस? उसी विषय पर आ रहा हूं। देखिए, अंत्योदय में अब ये राशन कम करने का ऐलान कर दिए केएस चौहान साहब आपके चैनल पर, जबकि कांग्रेस सभी को दे रही थी और 7 किलो से 5 किलो की बात करने लगे। दूसरी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल की, इन लोगों ने वोटों का ध्रुवीकरण किया, दमन किया, लेखकों पत्रकारों की हत्या की, ईडी से कई छापे मरवाए, कांग्रेस नेताओं के हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य जैसे लोगों को तोड़ भी लिया, अजित पवार जैसे लोग भी टूट के गए, 300 विधायक खरीदे गए और बेचे गए। लेकिन इस चीज, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता अंग्रेजों की तोप और बंदूकों से नहीं डरा, तो इन काले अंग्रेजों का क्या है? इनको तो कांग्रेस बहुत बड़ी चुनौती मानती ही नहीं है। आज डेमोक्रेसी है, जनता जागरूक है और उसको पता है कि लोकतंत्र को हमको हर कीमत पर बचाना है। हिंदुस्तान की जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गई है। अभी तो वोटर संगठित नहीं था, अब वो संगठित होगा कि साहब ये कौन सा खेल चल रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है, और किस तरह से इन लोगों ने मीडिया समूहों पे, विपक्ष के नेताओं पे जो ताबड़तोड़ तानाशाही की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री चयन से लेकर आप देखिए, सारी प्रक्रिया में एक दो व्यक्तियों का चल रहा है। लोकतंत्र हाशिए पर है, इनके दल में तो लोकतंत्र पूरी तरह हाशिए पे ठीक है, है। तो कोई राष्ट्रपति चुनौती शासन नहीं लगा है, हुआ है। क्योंकि 2019 में राज्य में सत्ता नहीं होने के बावजूद बीजेपी 9 में से 11 लोकसभा सीट पर काबिज हुई। अभी तो राज्य में सत्ता है बीजेपी की। सीता जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, 2003 का आप उठाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सत्ता में थे, और उसके बाद भी हमने 98 का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद हमने 2004 में इनको हराया, और उसके बाद सरकार बनी यूपीए की। और देखिए, वो अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व था, उसके बाद भी जनता समझ गई कि नहीं, लोकतंत्र का संतुलन बनाना है तो हमें कांग्रेस के साथ जाना ठीक होगा, है, समय यूपीए की के साथ कमी है। जाना कौशल जी होगा। तो आप फिर से देखिए, ठीक है, कौशल जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे। जिस तरह मुद्दों की बात अगर हो रही है, अनिल जी का कहना है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, सांप्रदायिकता फैलाई, जो भी मुद्दे रहे, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। और लोकसभा चुनाव इस बार देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जहां नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनावी मैदान में रहेगी, वहीं कांग्रेस नए प्रभारी के साथ चुनावी मैदान में रहेगी। तो निश्चित तौर पर लोकसभा का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। और आप मानेंगे, अभी जो एक तरफा बहुमत भाजपा के पास है, मुझे लगता है कि ये नेट टू नेट मुकाबला देखने को मिलेगा। और 11 से 11 सीटों में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो जनता बताएगी, क्योंकि जनता बहुत समझ चुकी है और बहुत समझदार हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में हम देख सकते हैं। ठीक है, मुद्दे अलग होंगे, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, केंद्रीय नेतृत्व दिखाई दिया, केंद्र की योजनाएं दिखाई दी, और लोकसभा में भी वही दिखाई देगा, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार अभी बनी है, तब से हर जगह पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लगातार आप देखेंगे प्रचार चल रहा है। और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात चल रही है। चाहे इनकी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, चाहे जो बहुत सारी जो दीगर योजनाएं उनकी बात करें, लगातार उन योजनाओं का प्रचार प्रसार राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और उन्हीं योजनाओं के दम पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरने जा रही है। और मोदी की गारंटी इसी कारण लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ में कि 2023 उनके लिए सेमीफाइनल था और 2024 फाइनल होगा। और मोदी की गारंटी निश्चित तौर पर 2024 में भी देखने को मिलेगी। और केंद्र की सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं उनके दम पर ही भारतीय जनता पार्टी है चुनाव में उतरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नए रण की तैयारी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, पूरी नई सरकार है, नई टीम है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी हार की समीक्षा कर, बैठकें कर, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आगे की रणनीति बना रही है। और जिस तरह राहुल गांधी अब न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसका असर कितना होगा और कितना फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।